आज हम इंडिया कनाडा रिलेशनशिप से शुरुआत करते हैं। ये पहले से ही बहुत बदतर हो चुके हैं। ये वीडियो देखिए। ये वीडियो कनाडा का है, जहां कुछ एक्सट्रीमिस्ट भारत के झंडे का अपमान कर रहे हैं और अपने ही इंडियन ओरिजिन भाइयों से झगड़े कर रहे हैं। पुलिस मौजूद है, लेकिन पुलिस इन्हें रोकना छोड़कर इस इंडियन ओरिजिन के सिविलियन को ही कंट्रोल कर रही है, मानो गलती इसी की हो। ये वीडियो डिस्टर्बिंग है, लेकिन यही आज कनाडा की कहानी है। क्योंकि जब चूज करने की बात आती है, एक साइड इंडियन डिप्लोमेट्स हैं और दूसरी साइड खालिस्तानी, तो ट्रूडो किसकी साइड लेते हैं? खालिस्तानियों की। इसी वजह से हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने ऑफिशियली कहा है कि पीएम ट्रूडो अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए एक्सट्रीमिज्म को बढ़ावा देते हैं। इस कहानी की शुरुआत पिछले साल हुई, जब हरदीप सिंह निज्जर की एक गैंग वॉर में हत्या हो गई। ही वॉज ए कैनेडियन सिटीजन जो AK-47 राइफल के साथ पोज करता है, लेकिन कनाडा उसे थ्रेट नहीं मानता। इनफैक्ट पार्लियामेंट में उसके लिए 2 मिनट का साइलेंस रखता है। ये था तो कैनेडियन सिटीजन, लेकिन इस पर एक इंटरपोल का नोटिस भी था। अपने लॉ और ऑर्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बजाय ट्रूडो ने क्या किया? उसकी हत्या के लिए भारत को ब्लेम किया। सिर्फ ट्रूडो ही नहीं, खालिस्तानी सपोर्टर जगमीत सिंह ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद की बेइज्जती करवाई। The sanctions that you want to put forward, how do you balance that against Canada's economic interests and suggesting severe sanctions when that would have potentially devastating effects in Canada's economy? I mentioned very severe sanctions on Indian diplomats. Indian diplomats were hiring criminal elements to shoot at Canadians. I can't see why we would do anything other than put in place severe sanctions on those diplomats. I'm saying whether or not you have personal threats. What do you I'm make not of saying Indian that naming you're you leaving open that personally? assumption. This is the last question. If you want We're gonna let her. No. He's gone. He's gone. Yeah. Also, that's still not how it works. Yeah. बहुत मुश्किल है सोचना कि हालात अभी और भी खराब होंगे, लेकिन ये हो रहे हैं। अब यह घटना हाल ही की है। कनाडा में 2 मंदिरों पर हमला किया गया। टोरंटो शहर के पास ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर और वैंकूवर के पास सरे में लक्ष्मी नारायण मंदिर। कनाडा के 2 अलग अलग हिस्सों में कुछ ही घंटों के भीतर 2 हमले। पूरी तरह से पूर्वानुमानित हमले को रोकने में विफल रहने के बाद कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो डैमेज कंट्रोल मोड में चले गए। उन्होंने हिंसा को अस्वीकार्य बताते हुए सोशल मीडिया पर यह पोस्ट डाला कि उन्होंने कहा, प्रत्येक कैनेडियन को स्वतंत्र रूप से और सुरक्षित रूप से अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है। लेकिन क्या आपने कुछ नोटिस किया? उन्होंने वास्तव में यह नहीं बताया कि हिंसा किसने की और किसने किस पर हमला किया। उन्होंने जो कुछ किया ये एक सामान्य बयानबाजी थी। वो तो एक भारतीय मूल के सांसद थे, जिन्हें यह स्पष्ट रूप से बताना पड़ा कि यह हमला कैनेडियन खालिस्तानी चरमपंथियों द्वारा किया गया था। उन्होंने कहा कि इस बार उन्होंने अपने निर्लज हमले से रेड लाइन पार कर ली है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की आड़ में उन्हें खुली छूट दी जा रही है। ऐसा लगता है कि यह बात प्रधानमंत्री ट्रूडो को छोड़कर सभी के लिए स्पष्ट है, जो अपने खालिस्तानी वोट को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कनाडा के एक मंदिर के बाहर हिंदुओं को लाठियों से पीटा जाता है और फिर दूसरे मंदिर के बाहर हिंदुओं को ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। चीजें इतनी खराब कैसे हो गई? देश में इतनी हिंदू विरोधी भावना किस कारण से उत्पन्न हुई? जवाब बहुत सरल है, ट्रूडो और उनकी सरकार। इसी के चलते भारत ने 6 कैनेडियन डिप्लोमेट्स को देश से निकाल दिया और अपने 6 डिप्लोमेट्स को कनाडा से वापस बुला लिया। भारत ने वास्तव में इस रिश्ते को कमतर कर दिया है और दोष पूरी तरह से जस्टिन ट्रूडो का है। भारत ने ट्रूडो पर आतंकवादियों को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। इंडियन डिप्लोमेसी में इस प्रकार का व्यवहार आमतौर पर पाकिस्तान जैसे देशों के लिए किया जाता है। इसलिए जैसा कि मैंने कहा, यह बहुत ही निचले स्तर तक पहुंच चुका है, लेकिन कनाडा जो है वो बाज नहीं आ रहा। अब इनको सुनिए जरा। You can confirm then that the information about, for example, the Indian Home Affairs Minister and his alleged involvement in these crimes in Canada, that was not released in Canada, however. Can you confirm that? That was only released in the Washington Post, pardon me. So this is not an information we provided to the journalist. Mr. Morrison, can you comment? Did you provide that information? The journalist called me and asked me if it was that person. I confirmed it was that person. डेविड मॉरिसन कनाडा के उप विदेश मंत्री हैं। वे भारत के गृह मंत्री अमित शाह के बारे में बात कर रहे थे। मॉरिसन कैनेडियन सांसदों के सामने गवाही दे रहे थे। उनका दावा है कि अमित शाह कनाडा में खालिस्तानियों को निशाना बना रहे हैं। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से उनके खिलाफ ऑपरेशन का आदेश दिया है
और यही है जिसे वेस्टर्न कंट्रीज भी हाईलाइट करना चाहती हैं। ये तब सामने आया जब घोटाला उजागर हुआ। कहानी में दावा किया गया कि इंडियन डिप्लोमेट कनाडा में खालिस्तान के बारे में खुफिया जानकारी जुटा रहे थे, लेकिन वाशिंगटन पोस्ट को यह कहां से मिला? कहानी अज्ञात सूत्रों का हवाला देती है। कैनेडियन प्रतिष्ठान के भीतर से किसी ने यह जानकारी वाशिंगटन पोस्ट को लीक कर दी। क्या आप जानते हैं कि इसका सोर्स कौन था? वही डेविड मॉरिसन, कनाडा के उप विदेश मंत्री, और नताली ड्रॉइन, वह कनाडा की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। जब इन दोनों से लीक के बारे में पूछताछ की गई तो उन्होंने संवेदनशील जानकारी लीक करने के बारे में स्वीकार करते हुए कहा कि यह सोची समझी रणनीति का हिस्सा था। We provided non-classified information on the action we had taken to cooperate with India and explain how the evidence showed links to the government of India conducting illegal activities against Canadians, including threats to their lives. अब ये वेल नोन फैक्ट है कि ट्रूडो प्रशासन को भारतीय प्रेस द्वारा आलोचना पसंद नहीं, इसे वे फॉरेन इंटरफियरेंस कहते हैं। उन्होंने कई भारतीय पत्रकारों और मीडिया आउटलेट पर हस्तक्षेप यानी इंटरफेरेंस का आरोप लगाया है। कनाडा के लोगों ने वाशिंगटन पोस्ट को हथियार बनाया और प्रतिकथा यानी काउंटर नैरेटिव तैयार करने के लिए सेलेक्टिव लीक्स का इस्तेमाल किया। वाशिंगटन पोस्ट, जैसा कि आप जानते होंगे, एक अमेरिकी समाचार पत्र है और जहां तक हम जानते हैं वाशिंगटन पोस्ट का प्रिंट संस्करण कनाडा में प्रकाशित नहीं होता। तो ट्रूडो सरकार पहले से कनाडा के आउटलेट पर क्यों नहीं गई? In fact, Canadians wouldn't know unless they were able to read the Washington Post. I just find that quite unfair to the Canadian public that details were released in advance to the Washington Post and confirmed, according to Mr. Morrison, to the Washington Post, but not provided to Canada. Don't you find that odd? The reason why we offered, as I said in my opening remarks, a background interview to the Washington Post was really to make sure that our side of the story will become clearly and be widely spread, especially at the international level. That was the strategy behind the background interview we gave. अब एक बार फिर कनाडा के लोगों ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। इन खुलासों से इंटरनेशनल कम्युनिटी और कनाडा के नागरिकों दोनों पक्षों को चिंतित होना चाहिए। क्या उन्हें अपनी सरकार पर भरोसा करना चाहिए? अगर वह संवेदनशील जानकारी किसी विदेशी प्रकाशन को लीक कर रही है, अगर इस तरह के लीक का खतरा हो, तो क्या कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय साझेदार खुफिया जानकारी के मामले में पटेवा पर भरोसा कर सकते हैं? इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जस्टिन ट्रूडो और उनकी सरकार को अपना पक्ष रखने के लिए लीक का सहारा लेने के लिए क्यों मजबूर होना पड़ा? इसकी बजाय वे भारत के साथ क्यों नहीं जुड़ सकते? इंडियन डिप्लोमेट के साथ काम नहीं कर सकते? ठोस सबूत साझा नहीं कर सकते और डिप्लोमेटिक चैनलों के माध्यम से समाधान की तलाश नहीं कर सकते? भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारत ने कनाडा को देश में चरमपंथियों के बढ़ते खतरे के बारे में आगाह किया था। There are a small minority of people there, but who have made themselves into what appears to be a bigger political voice. Today, they are saying, things about us. But if you actually look, who first raised the presence of organized crime in Canada? We were telling them. We were telling them and they were not listening. So we certainly on our side, we have actually in many ways been the people who have reasoned with the Canadian system saying, look, don't go down this extremist path. लेकिन जस्टिन ट्रूडो ने अलग रास्ता अपनाया। ट्रूडो ने चरमपंथियों का मुकाबला करने की बजाय खालिस्तानियों को मुख्य धारा में प्रवेश दिया। लेकिन ये शुरू कैसे हुआ? जैसे कि अब इलेक्शन नजदीक हैं तो उन्हें अपने वोट बैंक को खुश रखना है। इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें सिखों से बहुत ज्यादा प्यार है, उन्हें जस्ट उनके वोट चाहिए। अगर आपको याद होगा 2021 के इलेक्शन में ट्रूडो जीते थे लेकिन उन्हें मेजॉरिटी नहीं मिली थी। उन्हें 338 में से 157 सीट मिली थी। पूरी मेजॉरिटी के लिए उन्हें 170 सीट की जरूरत थी। तो उन्होंने जगमीत सिंह के साथ हाथ मिला लिया। न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के पास 25 सीट्स थी, सो 157 प्लस 25 यानी 182 सीट्स हो गई। जगमीत सिंह एक खालिस्तानी सिंपैथाइजर हैं, लेकिन अब प्रेजेंट में ट्विस्ट ये आया है कि जगमीत सिंह ने भी ट्रूडो को सपोर्ट करना बंद कर दिया है और इसका रीजन है कनाडा में बढ़ता इन्फ्लेशन। लेकिन इस मेन इशू को ट्रूडो एड्रेस नहीं कर सकते।
2025 के इलेक्शन में ट्रूडो की सरकार गिरने वाली है। तो जो इशू ट्रूडो सॉल्व नहीं कर सकते, उसे छोड़कर जगमीत सिंह को फिर से अपना दोस्त बनाने के लिए भारत को गालियां दी जा रही हैं। और उधर अमेरिका ने चुपके से भारत के अगेंस्ट अपना सपोर्ट जताया है। अमेरिका कहता है कि भारत को कनाडा के एलिगेशन डिसमिस नहीं करने चाहिए, इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, और अब तक भारत ने ऐसा किया नहीं है। ये एक डेंजरस स्टांस है, क्योंकि कनाडा कहता है कि दैट एवरीथिंग इज ऑन द टेबल। कनाडा भारत को सैंक्शन करने की कोशिश करेगा और इसके लिए अपनी G7 और 5 एलाइज की मदद लेगा। भारत के लिए ये एक वार्निंग साइन है, क्योंकि ऐसा लगता है कि कुछ देश जो हैं हमेशा के लिए भारत को नीचा दिखाना चाहते हैं। तो वे अलग अलग मुद्दे ढूंढते रहते हैं, कभी रशियन ऑयल परचेज का होता है, तो कभी ईरान के साथ ट्रेड को लेकर इशू खड़े होते हैं, और कनाडा के विपक्ष के नेता भी उसी रास्ते पर चलते दिख रहे हैं। ये पियर पोलिएवर हैं। कनाडा में हिंदू समूह द्वारा पोलिएवर और उनकी रूढ़िवादी पार्टी की आलोचना की जा रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने दिवाली के कार्यक्रम से अपना हाथ खींच लिया। पोलिएवर ने इस फैसले का कोई कारण नहीं बताया, लेकिन यह स्पष्ट है कि विभाजन गहराता जा रहा है और इसका सीधा असर कनाडा में भारतीय समुदाय पर पड़ रहा है।